हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदय प्रताप यादव आपको पुनः एक बार अपने चैनल उदय जीतने की मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने शुरुआत की थी भारतीय संविधान का विकास और संक्षिप्त इतिहास। इस टॉपिक को कंप्लीट करने का हमारे पास जो लक्ष्य था वो पार्ट 2 में करने का था, लेकिन किसी कारणवश कल वीडियो करप्ट हो गया। इसलिए हमने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर के अलीवर्दी खां तक, जो कि बंगाल का नवाब होता है, वहाँ तक हमने वीडियो अपलोड कर दिया, जो कि लगभग में 10 मिनट का है। और आज हम लोग देखने वाले हैं इसका पार्ट 2, जो कि अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला मीर कासिम से होते हुए 1833 का चार्टर अधिनियम तक हम देखेंगे। और हमारा जो तीसरा पार्ट स्टार्ट होगा वह 1853 के चार्टर अधिनियम से लेकर के, जो कि भारत का अंतिम चार्टर अधिनियम होता है, 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 26 जनवरी 1950 तक संविधान लागू होने तक हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कल पढ़ा था कि बंगाल का जो नवाब होता है वह होता है सरफराज, और बिहार का जो सर सूबेदार होता है उसका नाम होता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां सरफराज को मार करके बंगाल का गद्दी हथिया लेता है। एक युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में। 1740 में एक युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध, जिसमें सरफराज मारा जाता है और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण बात यह रही कि यह अपने शासनकाल में इतना बंगाल को विकसित कर दिया, बंगाल को इतना सुसज्जित कर दिया कि इसके समय में, उस समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। लेकिन 1756 में जब अलीवर्दी खां मर जाता है तो इसका दामाद सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठता है, और यहीं से कहानी हमारी स्टार्ट होती है। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठता है 1756 से 1717, 1 वर्ष का इसका कार्यकाल था, और इसने अंग्रेज़ों को जो राजस्व संबंधी अधिकार दिए थे उस अधिकार का अंग्रेज बहुत हद तक दुरुपयोग करने लगे। सिराजुद्दौला ने यह सब देखते हुए अंग्रेज़ों को इस तरह की अनैतिकता वाली हरकत को देखते हुए उसने एक घटना को अंजाम दिया। उस घटना को हम जानते हैं काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसमें क्या होता है कि 1756 में सिराजुद्दौला 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक कोठरी में बंद कर देता है, शाम को बंद कर देता है, और सुबह में जब उसका दरवाज़ा खुल जाता है तो 146 अंग्रेज व्यक्तियों में से मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। यानी कि 146 में से 123 व्यक्ति उफन के वजह से, सांस न लेने के वजह से तड़प तड़प के मर गए थे, उनका देहांत हो चुका था। यह घटना जब अंग्रेज़ों को पता लगा, उस समय मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव था, जब इन लोगों के पता चले तो यह लोग उससे बदला लेने की सोचे, लेकिन तत्कालीन समय में तुरंत सिराजुद्दौला से युद्ध करना आसान बात नहीं थी। इसलिए इन लोगों ने 1 वर्ष के समय में, यानी कि 1756 से 1757 तक का जो कार्यकाल था इनका, जो 1 वर्षों का समय था, उस समय में अंग्रेज जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसको अपने में मिला लिए, और 23 जून 1757 को एक युद्ध होता है जिसको हम जानते हैं प्लासी के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। उस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी, विश्वासघाती के कारण सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। सिराजुद्दौला के साथ 2 लोग और लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, उनका नाम था मोहनलाल मीरमदान। संयोग से मीरमदान युद्ध स्थल पे ही मारा जाता है और मोहनलाल उसमें बच जाता है। और इसका जो सेनापति होते हैं वो आप लोगों को पता ही है, हम बताए ही हैं। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों का सेनापति था और मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो इस युद्ध में जब मीर जाफर धोखाधड़ी की वजह से सिराजुद्दौला को पदस्थ करवा देता है वहाँ से, तो अंग्रेज इस मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पे बैठाते हैं 1757 में।
3 वर्षों का इसका कार्यकाल रहता है। 1757 से 1760 तक मीर जाफर बंगाल की गद्दी पर बैठा रहता है, लेकिन अंग्रेज़ों से किसी बात को लेकर के इसमें नहीं पड़ती है। फिर 1757 में 60 में अंग्रेज मीर जाफ़र को हटा करके मीर जाफ़र के ही दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बनाया जाता है। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, 1760 से 1763 ईस्वी तक। इसके कार्यकाल के दौरान एक ऐसी घटना घटती है जिसने बक्सर के युद्ध को जन्म दिया, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को होती है। पटना व्यापारी कोठी का प्रमुख एलिस पटना पे आक्रमण कर पटना को अपने अधिकार में कर लेता है। जब यह बात मीर कासिम को पता चलती तो मीर कासिम एलिस पे आक्रमण कर देता है और पटना को मुक्त करा लेता है। जब यह बात कंपनी को पता चलती है तो कंपनी तत्काल 1763 में मीर कासिम को बंगाल के जो नवाब का पद होता है वहाँ से हटा करके तुरंत मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देती है और मीर कासिम के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देती है। युद्ध की घोषणा अपने खिलाफ होते देख यह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास जाता है। इन तीनों की सेना पटना के पास एक जगह है बक्सर, वहाँ पे 22 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध होता है जिसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी सेनापति होता है हेक्टर म्यूनरो और इन तीनों की संयुक्त सेना वहाँ पे युद्ध होता है और इसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और मीर कासिम यहाँ पे हार जाता है। इसमें 2 संधियाँ होती हैं। एक संधि होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में और एक संधि और होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। 12 अगस्त 1765 की जो संधि होती है वह अवध नवाब मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के मध्य होती है, जिसमें मुग़ल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय होता है वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो राजस्व संबंधी जो सारे अधिकार होते हैं दीवानी संबंधी वो सब अंग्रेज़ों को दे दी जाती है। और जो 16 अगस्त में होते हैं उसको वह अवध नवाब शुजा-उद-दौला के बीच होता है, जिसमें 50 लाख रुपए और चुनार का किला अंग्रेज़ों को देते हैं। और भी तमाम जो ऐतिहासिक संबंधी जो बातें हैं तो उसको हम आगे के जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यह चूँकि हमारा संविधानिक विकास और का संक्षिप्त इतिहास है, इसलिए हम इसको संक्षिप्त में ही लेके चलना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मेन उद्देश्य है वह संविधान से संबंधित ही जो डिटेल है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हो जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और उसके बाद से अब भारत में कोई भी ऐसा राजा नहीं रह जाता है जो अंग्रेज़ों का खुलकर सामना कर सके, क्योंकि अब जो भी रहते हैं वह अंग्रेज़ों के हाथे की मात्र कठपुतली रहते हैं। और यह इस तरह की घटनाएं, चाहे वो प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ, ये घटना जब अंग्रेज इस युद्ध को जीत लिए तो यह भारत के गुलामी का जो दास्ता का जो 2 वर्षों तक राज किए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ मिलकर हिंदुस्तान पे, उसकी यह गुलामी की पहली सीढ़ी स्टार्ट होती है यहीं से। और इसी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश ताज ने मिल करके कई तरह के एक्ट, चार्टर, शासनादेश पारित किए। तो उन्हीं में से एक था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने पहली बार जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी उसको नियंत्रित और नियमित करने के लिए पहली बार एक कोई कानून बनाया। रेगुलेट का मतलब ही होता है नियमित और नियंत्रित करना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। जो कंपनी थी उसकी प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्य हैं उसको मान्यता दे दी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला हस्तक्षेप जो है ब्रिटिश संसद का हुआ, यानी कि केंद्रीय प्रशासन की इसमें पहली बार नींव पड़ी। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, बहुत अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। इसमें 4 सदस्यीय कार्य परिषद का गठन किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पूर्व जो भी भारत में अंग्रेजों के जो अधिकारी हुआ करते, जो उच्च अधिकारी होते थे, उनको गवर्नरशिप कहते थे। लेकिन जब प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध होने के बाद जब पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसमें अब क्या किया जाता है कि अब इनको गवर्नर से इनका नाम गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो पहला जो गवर्नर जनरल बना था वह बना था
वारेन हेस्टिंग, और इसमें 4 सदस्यीय कार्य परिषद का गठन किया था। वारेन हेस्टिंग के अलावा भी जो 4 लोग थे उसमें था क्लेवरिंग, मानसन, बॉरवेल और पिफलिप। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। उस समय जो 3 प्रेसिडेंसियाँ बड़ी बड़ी हुआ करती थी उसमें एक थे मद्रास और बम्बई और एक या बंगाल कलकत्ता वाली। तो उसमें बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उसको बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया गया। यानी कि इस समय जो पहले इन तीनों की प्रेसिडेंसियाँ इस तरह से समझिए कि अलग अलग थी और बराबर अधिकार के हुए थे। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे इनके अधिकार को कम कर दिया, और बंगाल का जो गवर्नर था उसको चूँकि गवर्नर जनरल बना दिया, उसका पद ऊंचा हो गया, इसलिए उसका अधिकार भी उच्च हो गया। कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर इलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। इसमें निजी व्यापार, रिश्वत, उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से राजस्व हो गया, नागरिक हो गया, सैन्य मामला हो गया, ब्रिटिश सरकार को देना, कंपनी को ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। जो यहाँ पे जो अधिकार थे कंपनी के, राजस्व हो गए, नागरिक हो गए, सैन्य मामले के जो भी संबंधित जो भी वो थे अधिकार थे, वो सब जो भी थे वो दे दिए, अधिकृत कर दिया गया कि यह जानकारी जो है आपको वह ब्रिटिश संसद को देना ही देना है। इसके बाद कुछ ऐसी कमियां थी कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ऐसी कमियां थी जो रह गई थी। उस कमी को पूरा करने के लिए बाद में एक और एक्ट पारित किया, उसको हम नाम से जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट हमारा आता है 1781 ईस्वी में। इसमें देखिए सेटलमेंट का मतलब ही होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं जिसको बाद में फिर व्यवस्था के तहत उसको सजोना संवारना। तो वही होता है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अब कलकत्ता की सरकार जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसमें एक और पॉइंट होता है कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसमें ये होता है कि जो ये उच्चतम न्यायालय होता है इसमें पहली बार ये बताया जाता है, कहा जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय है वह ब्रिटिश की सेवा में, कंपनी की सेवा में लगे हुए या कंपनी की सेवा में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध इसमें अपील की जा सकती है। तो उसको भी इसमें निरस्त किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। इसमें यह कहा गया कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को तब तक कार्रवाई उन पर नहीं की जाती है जब तक उसने एक सरकारी अधिकारी के हैसियत से कोई कार्य किया है। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में एक पॉइंट और ये होता है कि इसमें यह भी जोड़ा गया था कि भारत में जो भी कानून बनेंगे उसमें कम से कम भारतीय के समाज के रीति रिवाज को ध्यान में रखे कानून बनाया जाएगा। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए जो ये कानून बनाने के लिए इसको अधिकृत कर दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से। उसके बाद एक आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट नाम इसका क्यों है कि वो 1784 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते विलियम पिट, उन्हीं के नाम पे यह एक्ट आया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा था एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें यह है कि जैसे आप लोग यह समझते, पिट्स मतलब पार्टीशन माने किसी को 2 भागों में तोड़ना, और इसको 2 भागों में तोड़ने का मतलब यह है कि इसमें 2 भाग बनाए गए थे, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर आप लोग समझिए डायरेक्टर किसका होता है, डायरेक्टर किसी कंपनी का होता है, यानी कि कंपनी संबंधी जो मामले थे उसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, और जो राजनीतिक मामले थे उसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। यानी कि पिट्स मतलब पार्टीशन मतलब 2 भाग इसमें किया गया था। एक किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है व्यापारिक संबंधी मामलों को देखता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होता है वह राजनीतिक संबंधी मामलों को देखता है। इसमें देखिए पहला पॉइंट जो है, कंपनी के राजनैतिक व वाणिज्यिक कार्यों को, वाणिज्यिक मतलब राजस्व संबंधी कार्यों को अलग कर दिया गया, अतः द्वैध शासन को मान्यता दी गई। परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई। चूँकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें जो परिषद की संख्या वह 4 हुआ करती थी, तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें परिषद की जो संख्या थी वह 4 से 3 कर दी जाती है। और इसमें पहली बार ब्रिटिश
अधिकृत क्षेत्र उनको कहा जाता है कि जो कंपनी के जो क्षेत्र हैं, जो कंपनी के क्षेत्र हैं उनको पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा जाने लगा। और इसमें 6 कमिश्नर आयुक्तों का एक नियंत्रक बोर्ड जो गठित हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। उसमें 6 लोग शामिल थे। उसमें एक शामिल था इंग्लैंड का अर्धमंत्री, एक था विदेश सचिव और 4 अन्य सदस्य भी शामिल थे जो सम्राट की संतुति पे नियुक्त किए जाते थे। अब हमारा जो चौथा है कानून जो बन के आता है वो उसका नाम है चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। हम तीनों को एक साथ इसलिए लेके चल रहे हैं कि इन तीनों में एक कॉमन चीज़ है जो जानने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। वह यह है, इनका जो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, अब उस कंपनी के व्यापार संबंधी जो अधिकार हैं अब उसको कम किया जा रहा है, कम किया जा रहा है और बात अंत में जाके एकदम समाप्त कर दिया जाएगा। इसीलिए कारण यह है कि 1793 का जो चार्टर अधिनियम आता है उसमें यह कहा जाता है कि कंपनी के जो व्यापार संबंधी अधिकार हैं उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। फिर 20 वर्ष बाद जब 1813 का चार्टर अधिनियम आता है तो इसमें यह कहा जाता है कि जो कंपनी के जो अधिकार थे व्यापारिक संबंधी भारत में जो 20 वर्षों के लिए बढ़ाए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं 1813 में। अब 1813 का जो चार्टर अधिनियम आता है उसमें फिर इस बात की व्याख्या की जाती है कि नहीं, आप व्यापार तो करेंगे लेकिन आपके साथ साथ अन्य भी जो ब्रिटिशर्स जो व्यापारी वह भी आपके साथ व्यापार करेंगे। और सिर्फ आपके साथ व्यापार कहाँ नहीं किया जा सकता है, आपके साथ व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ जो चाय के व्यापार है वह आप करेंगे, यानी कि कंपनी करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन भारत के जो व्यापारी के जो एकाधिकार थे उसको समाप्त किया गया और अन्य व्यापारियों को भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। पहला में 20 वर्षों का अधिकार दिया जाता है, दूसरे में उसको कम किया जाता है। अब तीसरे में यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम में देखिए क्या था। 1833 के चार्टर अधिनियम में जो कंपनी होती है अब इसके व्यापारिक संबंधी सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। अब कंपनी का भारत में मात्र एक कार्य रह जाता है, कंपनी का मात्र एक ही कार्य रह जाता है कि इंग्लैंड के ताज के तौर पे, इंग्लैंड के जो राजा होते हैं वहाँ से और भारत में अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप शासन और प्रशासन का आपको अधिकार रह जाता है। बाकी जो भी व्यापारी संबंधी अधिकार हैं आपको सारे के सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। यानी कि आप ताज के एक प्रतिनिधि के तौर पे सिर्फ और सिर्फ आप प्रशासन को अब चलाएंगे आप। तो यही अधिकार थे। अब चलिए इसको हम पॉइंट में देख लेते हैं। 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया था, ये जो अधिनियम है अभी तक की जो भी एक्ट या अधिनियम पारित हुए सबका यह सम्मिलित रूप था। और इसमें यह होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधी सारे मैंने भी जो बताया 20 वर्षों के लिए उसको बढ़ा दिया गया था। इसमें नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ता भारतीय राजस्व में से देना अनिवार्य कर दिया गया। जो कंपनी के अधिकारी होते थे या अन्य कर्मचारी होते थे अभी तक उनको जो पेंशन था या अन्य जो भत्ते थे वह जो इसको डील होता था जो वहाँ से इंग्लैंड से जो इसका मिलता था अब उसको रोक दिया गया। और पहली बार इसमें यह कहा गया कि जो भारतीय क्षेत्र से जो राजस्व वसूला जा रहा है अब इन लोगों की जो पेंशन चाहे जो भी भत्ताएं हैं इस भत्ताओं में से इनको दिया जाएगा। कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड, यानी कि जो उस समय जो कंपनी को यह कहा गया कि 5 लाख पाउंड हर साल आपको ब्रिटिश सरकार को देना ही देना है, मतलब देना अनिवार्य कर दिया गया। गवर्नर हो गए, गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ के सरकार को अनुमोदन पर ही नियुक्ति मिलती थी। जो उस समय थे गवर्नर हुए चाहे गवर्नर जनरल हुए चाहे कमांडर इन चीफ जो भी थे उनको सरकार के अनुमोदन पे ही। अब तो पता ही होता है कि अब कमज़ोर किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कंपनी का आपको धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। अब जो भी गवर्नर हुए चाहे गवर्नर जनरल बिना उसकी संतति कहाँ होगी। तो इसलिए अब सरकार के अनुमोदन एकदम अनिवार्य कर दिया गया। जो भी होंगे उसकी मोहर ही लास्ट होगी।
12 वर्षों तक इसमें रहना। यानी कि जो गवर्नर होंगे, गवर्नर जनरल होंगे, कमांडर इन चीफ होंगे, जो भारत में जो सदस्य बनेंगे या गवर्नर बनेंगे, उनको भारत में कम से कम 12 वर्षों तक रहना अनिवार्य कर दिया गया। जो 12 वर्ष तक रहे हैं वही बन सकते हैं, बाकी कोई नहीं बन सकता। या उनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय कर दी गई। और 1793 में ही कहा गया कि अभी तक 1793 से पूर्व जो भी थे हमारे वहाँ राजा महाराजा की जुबान ही कानून थी, जो कह देते थे वही कानून है, किसी को मार दो, किसी को हाथी से कुचला दो, यह कानून था। लेकिन पहली बार 1793 में यह कहा गया कि नहीं, अब इस तरह की किसी भी प्रथा को नहीं लागू किया जाएगा। अब उच्चतम न्यायालय है, कोई भी कानून बनेगा तो वह लिखित कानून में होगा, और लिखित कानून को व्याख्यापित करने की जो जिम्मेदारी होगी वह न्यायालय की होगी। अब किसी का, अब यह और लिखित में होगा, अब किसी का कहा सुना किसी भी प्रकार की कोई भी कानून भारत में मान्य इनके अधिकृत क्षेत्र में नहीं होगी। फिर आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें मेन जो पॉइंट है वह है कि पहली बार भारत को शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। साहित्य के पुनरुद्धार हो गए, विद्वानों के भारतीय मूल के बीच शिक्षा को प्रोत्साहन व वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए स्वीकार किया गया। वह जो उस समय ब्रिटेन में जो ईसाई मिशनरियाँ हुआ करती थी, वह अपने अधिकारों के लेकर के सरकार से मांग करने लगी कि हमें भारत में हमें अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए हमें छूट दी जाए, हमें सुविधाएं दी जाए। तो यह ब्रिटिश सरकार ने उनको यह सुविधाएं भी दी थी ताकि जाओ और भारत में अपने धर्म, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो। कंपनी को अगले 20 वर्ष तक भारतीय प्रदेश और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। मतलब कंपनी को अगले जो 20 वर्षों तक जो भारतीय क्षेत्र थे उस पर नियंत्रण और राजस्व संबंधी जो भी अधिकार थे वो कंपनी को दे दिए गए। भारत के साथ व्यापार का जो एक अधिकार था समाप्त कर दिया गया, जो मैंने बताया था आप लोगों को। हालांकि चीन व पूर्वी देशों के साथ, या चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ चाय के व्यापार के पूर्व की भांति, यानी कि चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के जो चाय के व्यापार, उस पर कंपनी का एक अधिकार बना रहेगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पूर्व की भांति बना रहे। और ब्रिटिशर्सों को व्यापार की आज़ादी देकर अन्य भी जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी भारत के साथ व्यापार करने की पूर्ण रूप से आज़ादी दे दी गई। फिर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह लाइन, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसी गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। वह होता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में के लिए पहले गवर्नर, अब बंगाल में अब गवर्नर जनरल। अब क्या होता है कि उसी गवर्नर जनरल को अब पावर में इजाफा कर दिया जाता है और उसी गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। जैसा नाम वैसा काम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। इतने एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जिसकी कोई सीमा नहीं है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक होता है। दूसरा पॉइंट इसका है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और अब कंपनी का कार्य सिर्फ ब्रिटिश सरकार की तरफ से शासन मात्र। जो कंपनी एक समय व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और व्यापार कर रही थी, अब उसके व्यापार संबंधी सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। अब उसको ब्रिटिश सरकार के तरफ से सिर्फ एक नुमाइंदगी के तौर पे, एक नुमाइंदा के तौर पे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान भारत में रह जाती है। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों के विधायी संबंधी सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। यह अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को, अभी तक जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको जो अपना क्षेत्र का तो वो देखता ही था, लेकिन अन्य जो होते हैं उसमें विधायी संबंधी कार्य जो बम्बई यानी कि मुंबई प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी, जो विधायी संबंधी जो कानून बनाने के संबंधी जो अधिकार थे अब उसको समाप्त कर दिए गए। और यह अधिकार सारे जो है गवर्नर जनरल जो भारत के गवर्नर जनरल, अब उसमें निहित कर दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा।
जो सिविल सेवकों की जो भर्ती की पहली प्रक्रिया शुरुआत हुई थी 1833 के चार्टर अधिनियम में, उसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय को किसी भी कार्यालय होगा, पद हो गया या किसी भी रोजगार के लिए अगर वो एलिजिबल है तो उसको वह पद दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ एक डायरेक्टर था जिसने इसका खुलकर विरोध किया कि नहीं, यह भारतीयों का यह देना उचित नहीं होगा। इसलिए इस लाइन को जो है बाद में फिर निरस्त कर दिया गया और इसको हटा दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के इसको समाप्त कर दिया गया। और इसमें एक भारतीयों के लिए एक वरदान कहिए, जो कि अंग्रेज़ थे लेकिन यह उनका कानून था, लेकिन फिर भी इससे कहीं ना कहीं भारतीयों को फ़ायदा हुआ और होना भी चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई गलत कानून है तो उसका विरोध होना चाहिए। तो उसमें उस समय एक प्रथा थी दास प्रथा। तो भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था पहली बार 1833 के चार्टर अधिनियम में, और फलस्वरूप 1833 भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1843 में। 1833 में दास प्रथा को समाप्त करने के पहली बार इसमें उल्लेख होता है और इसको समाप्त होने में 10 वर्षों का समय लगता है, यानी कि 1843 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। 1843 इस एक और बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज कल जो हम हफ्ते में 7 दिन होता है, उस 7 दिन में एक दिन होता है रविवार। रविवार की हम छुट्टी हफ्ते में एक दिन मनाते हैं। उस रविवार की छुट्टी भी हमें 1843 में ही लागू की गई थी और वो 1843 से लागू हुई और अब भी हम हफ्ते में एक दिन छुट्टी यानी कि रविवार को हम मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा भारत के संविधान का विकास का एक छोटा सा लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 1853 के चार्टर अधिनियम से लेकर के 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम और 26 उससे लेकर के संविधान सभा जो बनती है 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है उसको अंगीकार किया जाता है संविधान सभा द्वारा, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने तक हम इसका जो पार्ट 3 है वह जल्द ही लेकर के आने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसी बात को लेकर के आप लोगों के सामने से अब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ज्ञापित करता हूं। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।